कैसे, कहने का मतलब बच्चा हमारे पास एक कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो वो एक ही पोजीशन पे बार बार चलता रहता है। यानी कि एक मैंने यहां पर लिया स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है बच्चा हमारे पास, ये स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे, जरा ध्यान से देखना, ये नॉर्मल पोजीशन पे फोकस करना, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन पे है बेटा। इसके बाद ये स्प्रिंग यहाँ से आपके पास ओपन अप होता है, यानी कि ये अपनी पोजीशन छोड़कर आपके पास आगे की तरफ को जाता है, फिर ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है, फिर ये स्प्रिंग वापस आता है, फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आता है, और उसके बाद ये स्प्रिंग अपने आप को क्या कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है, फिर ये ओपन होता है और फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब कि आपके पास कोई भी पार्टिकल जो कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या करता है, एसएचएम करता है। कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो वो एसएचएम के अंदर वो पार्टिकल अलग अलग पोजीशंस को कवर करता हुआ चलता है। जैसे हमने पिछली बार भी बच्चे ये डिस्कस किया था, और आज मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बारी रिवीजन करवा देता हूँ। क्या हमारे पास यहाँ पर अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो वो दिखता कैसे, उसको बनाना कैसे, उसको समझना कैसे, उसको देखना कैसे, तो ये पॉइंट अगर मुझे यहाँ पर समझ में आती हैं बातें तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग पाता है। तो जरा चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारे पास, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्प्रिंग है और आपको स्प्रिंग के साथ एक ऑरेंज कलर की बॉल नजर आ रही है सभी बच्चों को, यस और नो? ऑरेंज कलर, जहां पर मेरे पास x की वैल्यू 0 लिखी हुई है, ये देखिए ये 0, तो इसका मतलब ये मीन पोजीशन है, और ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी पोजीशन है बच्चे, आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन E के बराबर, ये मीन ये एक्सट्रीम। और यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर इसको आगे की तरफ को लेके चलते हैं तो हमको यहाँ पर आगे पता लगता है कि कोई फोर्स है जो कि इसको पीछे की तरफ को खींचेगी। जरा चेक करें तो ये देखिए जी, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। ये आपके पास एक स्प्रिंग के साथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जुड़ी हुई है, और ये स्प्रिंग आपके पास एक्सटेंड किया, खींचा गया, स्प्रिंग इसको वापस खींचता है, ये x इज इक्वल टू 0 पे रुकता नहीं है, पीछे चला जाता है, स्प्रिंग दबता है, दबने के बाद ओपन होता है। ये स्प्रिंग बच्चे आगे पीछे पार्टिकल को चला रहा है। तो ये पार्टिकल की मोशन क्या है बच्चे हमारे पास, इस पार्टिकल के मोशन को बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर देखिए ये पार्टिकल के मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये हमारे पास यहाँ पर एक एक्सट्रीम से ये दूसरे एक्सट्रीम के बीच में हमारे पास क्या करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। जहां पर x की वैल्यू 0 है वो मीन पोजीशन है, ये देखो इस एक्सट्रीम पे रुका, फिर ये मीन पे आया, दूसरे एक्सट्रीम पे चला, फिर यहाँ पर ये इस एक्सट्रीम से चला, मीन पे आया, दूसरे एक्सट्रीम पे चला, और इस मोशन को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, हम इस मोशन को यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, SH। और सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का क्या लेना देना, जरा चेक करते हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल इस एक्सट्रीम से चल रहा है, तो ये अगर ये एक्सट्रीम से चल रहा है तो जो इस सर्कल का रेडियस है वो बच्चे मीन पोजीशन से लेके इसका यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है। एम्पलीट्यूड मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, ये ओमेगा टी फेज होता है। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, जो बच्चा इसको जितना अच्छे से पढ़ेगा, +2 के अंदर बच्चे हमारे पास 1 या 2 चैप्टर आते हैं, वो 2 चैप्टर इतने आसान होते हैं, लेकिन क्योंकि हम +1 की मेमोरी हमारी इतनी वीक हो जाती है, हम डर चुके होते हैं कि हम वो चैप्टर्स को सबसे मुश्किल समझते हैं। ये हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन है और ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ये बताता क्या है, ये हमको बताता है, ध्यान से समझना, कि मेरे पास यहां से ये, अब ध्यान से देखना, यहां से मेरे पास ये ऊपर चला, अब दिखाई दिया बच्चे आपको कुछ? मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी ये कहां पर लोकेटेड है, ये
आपके पास एक्सट्रीम को छोड़ के कहाँ की तरफ को जा रहा है? कोई बच्चा बताए मुझे कहाँ जा रहा है? ये एक्सट्रीम को छोड़ के कहाँ की तरफ को जा रहा है बोलो? ये जा रहा है बच्चा हमारे पास मीन की तरफ। ये पहले यहाँ पर था, t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर था, t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पर था बच्चे? एक्सट्रीम पे। और t इज इक्वल टू t पे ये यहाँ पर पहुंच गया। ये देखो, ये जो आपके पास बॉडी है आगे जा रही है। अगर इसका रेडियस a के बराबर है तो बताओ ये वाला x किसके बराबर हो जाएगा? a cos ऑफ ओमेगा टी। और इसका y किसके बराबर हो जाएगा? हर्षुल जल्दी बता दे। तो इसका y हमारे पास क्या हो जाएगा? a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये पार्टिकल की जो मोशन है, कौन से पार्टिकल की? जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, उस पार्टिकल की मोशन को आप एक सर्कल की मोशन के साथ रिलेट कर लो। और सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है a, सर्कल का जो रेडियस है मेरे पास a, उस रेडियस का y का कंपोनेंट इस बॉल की मोशन को अंडरस्टैंड करवा। और फिर बच्चे हम चला कर देखते हैं बच्चा हमारे पास, ये देखो आगे चला, ये आगे चला, आगे चला, ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच गया। लग गया पता बच्चे? धीरे धीरे बच्चे ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है, ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है। फिर चलाते हैं बच्चे और हमको समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर आप सर्कल में मूव कर रहे हो और इस सर्कल के अंदर जो x और y की वैल्यूज हैं वो इस बॉल की मोशन को रिप्रेजेंट कर, x और y की वैल्यू यहाँ पर बॉल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही, यानी कि वो SHM। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर ये बात देखो बहुत अच्छे से फिर से समझ में आती है। ये देखिए, मैं यहाँ पर एंगल पे मूव करवा रहा हूँ, ये देखिए ये पार्टिकल नीचे आ गया, ये नेगेटिव के ऊपर आपके पास मैक्सिमम हुआ, फिर मीन पे आ गया और फिर एक्सट्रीम पे चला गया। यहाँ पर हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आती है। ये आपको हर चीज सब कुछ पता लग रहा है कि पार्टिकल कैसे हमारे पास SHM कर रहा है। ये जो आपके पास लाइन छोटी या बड़ी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल आगे जा रहा है, ये वेरिएशन शो कर रहा है। और फिर हमारे पास अगर हम आगे चलें तो हमको और भी कई चीजें समझ में आती है। इसने एक्स वाई की जगह किसको लिया बच्चे? ए को लिया हुआ, तो इसको भी करके देख सकते हैं। ये बच्चे हमारे पास अलग अलग चीजें, इसने इसको कॉस की टर्म में लिया है, मैं साइन की टर्म में ले सकता हूँ, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। यहाँ पर देखिए, अब ये हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी है तो इसको बाद के अंदर देखते हैं। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि ये चीजें आपको पता लग रही हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो चीजें पता लग रही है बच्चे? हाँ या ना? चलिए, सो हमको यहाँ पर ये बिल्कुल पता लग रहा है कि आपके पास ये SHM काम कैसे करता है, आपका SHM किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर काम करता है और SHM को हम किस किस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रिलेटेड सर्कुलर मोशन, तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हर जगह पे प्रेजेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और जिनसे हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की बच्चा आपके पास यहाँ पर कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, ये गलत बता गए, ये सुपरपोजिशन है, हम ऑसिलेशन को देख रहे थे, ये कुछ और बता गया हमें। एक मिनट, ओके। सो ये बच्चा हमारे पास ऑसिलेशंस हैं और इस ऑसिलेशन के अंदर हम x की वैल्यू बता रहे हैं और कल हमने वेलोसिटी निकाली थी, जो वेलोसिटी है वो भी बच्चे और एक्सेलरेशन है वो भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। सारी चीजें हमको यहाँ पर गिवन होती है और हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर SHM करते तो उस SHM के अंदर उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। और हमने कल यहाँ पर वेलोसिटी को समझा कि जो मेरे पास वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है। तो हमने समझा जी दो चीजें होती हैं, या तो वेलोसिटी मेरे पास ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर। और मैंने एक और फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर। ये मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको क्या बता रहा है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें, ये दोनों की दोनों चीजें
आपको टीचर यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे, आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट, अगर आप मीन पोजीशन लेते हो यानी कि एसएचएम एक मीन पोजीशन से शुरू होकर एक दूसरे एक्सट्रीम तक जा रहा है और फिर हमारे पास यहाँ पर इस एक्सट्रीम पे जा रहा है। यहाँ पर जो मीन पोजीशन है बच्चे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 और यहाँ पर आपकी इसकी वेलोसिटी हो जाती है प्लस माइनस ओमेगा ए मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे आपकी वेलोसिटी आ जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, दूसरे एक्सट्रीम पे आपकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 मीटर पर सेकेंड एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वैल्यू है। अब हमारे पास यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट जो आता है, अब इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेंगे कि टीचर मुझे बोलेगा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे क्या वेलोसिटी है क्या नहीं है, वो हम बात की बात है कि उसको हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाती है, मेरे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, इक्वेशन है v स्क्वेयर इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाती है ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस ऑफ आपके पास y का स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन है। नाउ हियर यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, वी कैन राइट डाउन v स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस ऑफ y का स्क्वेयर, या फिर हमारे पास और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर प्लस ऑफ यहाँ पर y स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है a का स्क्वेयर। और वी कैन राइट डाउन, अगर a स्क्वेयर भी नीचे आ जाता है तो v स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर इंटू a का स्क्वेयर प्लस ऑफ y स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। जब ये इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर निकल कर आती है तो हम क्या चीज देखते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है एलिप्स की। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। जो बच्चे नॉन मेडिकल के उनको पता होगा, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पर किसकी कंडीशन आ जाती है बच्चे, एलिप्स की कंडीशन आ जाती है। ये हमारे पास एक एलिप्स की कंडीशन आ जाती है। अब इस एलिप्स का इक्वेशन कैसे बनती है मैं बताता हूँ। एलिप्स का ग्राफ आपके पास सर्कल जैसा ही होता है, सर्कल नहीं होता है, सर्कल जैसा होता है। इसके अंदर बच्चा हमारे पास जैसे ये एलिप्स बन जाता है, ये y है ये x है, y स्क्वेयर के नीचे b स्क्वेयर है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाती है, b के बराबर। एक्स स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर है, तो यहाँ पर इसके एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, ए के बराबर। तो सिमिलरली यहाँ पर अलग अलग रेडियस होते हैं, एक को मेजर एक्सिस बोलते हैं, एक को माइनर एक्सिस बोल देते हैं। इसी वजह से अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करती है तो ये देखिए बच्चे, यह हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और ये वेलोसिटी। आपके मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, ये आपके पास आ गया। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी, सॉरी आपके पास मेन पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, या तो प्लस ऑफ ओमेगा ए नहीं तो माइनस ऑफ ओमेगा। और यहाँ पर जब आप मेन पोजीशन पे होते हो तो वेलोसिटी हो जाती है 0। तो इस वजह से इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये ग्राफ बन जाता है बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएम एंड यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर ए के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन किसकी बन गई हमारे पास, एसएचएम की। नेक्स्ट वन आगे अगर हम चले,
अगर मैं आगे की तरफ को चलूं तो मेरे पास यहां पर क्या कंडीशन आ जाती है, ये तो वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट वन इज नोन एज टू बी द एक्सेलरेशन। अब जो हमने एक्सेलरेशन, आई थिंक सो कल हमने एक्सेलरेशन तक बात करनी स्टार्ट कर दी थी। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएम, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएम, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएम। तो एसएचएम के अंदर अब हम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल को निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम को निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। फोकस करते हैं कैसे निकलेगा। मेरे को पता है बच्चे, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को निकाला, उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से मुझे क्या चीज समझ में है, y is equal to a sine of omega t. Now differentiating above expression, differentiating above expression, अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास यहां पर वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती है, dy by dt। और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है, वी हैव ओमेगा a into cos of omega t। ये वेलोसिटी आ गई। नाउ वी डिफरेंशिएट, अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं द वेलोसिटी एक्सप्रेशन। अगर मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट द वेलोसिटी एक्सप्रेशन, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और या फिर दिस इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन dt का स्क्वेयर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो देखिए बच्चे, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा एक कांस्टेंट है, कॉस हमारे पास यहाँ पर कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है जरा बता दो, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर फिर से ओमेगा आ जाएगा। तो मेरी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो a साइन ओमेगा टी और a साइन ओमेगा टी ये तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट डाउन, मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। और ये मेरे पास अब बन जाती है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एसएचएम। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है बच्चे किसकी, आपके पास एसएचएम की। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एसएचएम व्हिच विल बी यूज्ड लेटर ऑन। ये अब बार बार बच्चे आपको यूज करनी पड़ेगी अगर कहीं पर कोई एक्सेलरेशन है। यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, देयरफॉर इन एसएचएम, आपके पास एसएचएम के अंदर आपके पास क्या चीज आ रही है, द एक्सेलरेशन of the body, the acceleration of the body is proportional to negative of the displacement. This is proportional to the negative of the displacement. ये मेरे पास negative of displacement के proportional है, ये मेरे पास negative of displacement के proportional, और बच क्या गया, proportional constant ओमेगा। दूसरी चीज, यहां पर जो मेरे पास ओमेगा आपके पास आ रहा है वो बेसिकली 2 पाई बाई टी के बराबर है, जहां पे टी मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, जहां पर टी मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, जहां पर मेरे पास टी आपके लिए क्या चीज आ जाएगी, दिस बिकम्स द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। नेक्स्ट वन, अगर हम आगे की तरफ को चलें और चीजों को अंडरस्टैंड करें, ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मैं आगे की तरफ को चलूं तो मैं एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर सकता हूं, मेरे को एक बात पता है कि एक्सेलरेशन जो मेरे पास यहाँ पर गिवन है ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर के बराबर है।
ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों के दोनों बच्चे सेम। तो मैं लास्ट अब एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। और देखिए बच्चे हमारे पास क्या, आल्सो देयरफॉर लास्ट मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और व्हाट वी कैन राइट डाउन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहाँ पर अब एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। ये मेरे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डेवलप हो गया और मैं इसको बोलता हूं द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, द स्टैंडर्ड differential equation of the SHM, the standard differential equation of the SHM, of the SHM, the standard differential equation of the SHM, the standard differential equation of the SHM। ये सारी चीजें अब याद होनी चाहिए। कहने का मतलब टीचर अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और मुझे उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना, बड़ा सिंपल सी बात है। टीचर सपोज कि मुझे क्वेश्चन पूछता है, क्या है क्वेश्चन बच्चे, टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि एक मेरे पास डिफरेंशियल है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ 100 वाई इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट दी calculate the time period of SHM, calculate the time period of SHM। तो साहिल, संध्या और सिमरत तीनों एस, मैं भी संदीप, हम चारों एस वाले। हमारे पास इसको कैलकुलेट कैसे करना, बहुत आसान है, कंपैरिजन। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं तो 100 बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास 100 इज इक्वल टू आपके पास ओमेगा स्क्वायर एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 10 आपके पास रेडियन पर सेकेंड, या फिर आपके पास 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 10। तो टाइम पीरियड कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे हमारे पास, पाई बाई 5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 5 सेकेंड। लो जी, हमारे पास यहाँ पर काम हो गया खत्म। हमारे लिए ये काम बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है और बड़े ढंग से बच्चे हम इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ये खत्म हो गया आपके पास। अब मेरे पास जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अब मैं सारी चीजों को रिवाइज करता हूँ एक झटके के अंदर कि हमने सीखा क्या क्या, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये सीखा किसी भी SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी होती है। मैंने ये सीखा कि वेलोसिटी की इक्वेशन ओमेगा a और बच्चे हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी होती है। मैंने ये सीखा कि एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मेरे पास होती है, ये हमारे पास। और फिर अब हम सीखना शुरू करते हैं आगे की चीज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये बच्चे, मैं ये सीखूं कि होता कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर y 0 है तो ये मीन पोजीशन होगी, यहाँ पर y की वैल्यू कैपिटल A होती है तो ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस A है तो ये भी मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। खत्म बात। अब यहाँ पर ये तो मुझे y पता लग गया। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे प्लस माइनस ओमेगा, प्लस का मतलब ये ओमेगा है, माइनस का मतलब ये ओमेगा है। तो वी हैव प्लस ऑफ ओमेगा ए एंड दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा। खत्म बात। अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू a के ऊपर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये दो चीजें बच्चे हमारे पास आ गई। फिर आगे एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट बीच वाली वेलोसिटी, तीसरी एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो मीन पोजीशन पे वो हो जाती है 0, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, एक्सट्रीम पे आपके पास जैसे यहाँ पर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए,
यहाँ पर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होती है, तो ये नेगेटिव की। और एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चे हमारे पास प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चे अलग अलग जगहों पर, ये आपकी वेलोसिटी है अलग अलग जगहों पर, और ये एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। नाउ अगर अब टीचर आपको सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो यही तो पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, कहां पर होगी एक्सट्रीम मीन, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, ग्राफ कैसे बनते हैं। अब ग्राफ बच्चा हमारे पास जो तो बच्चा यहाँ पर नॉन मेडिकल का है, जैसे साहिल, साहिल अगर यहाँ पर नॉन मेडिकल का है उसको ग्राफ बनाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो बच्चा मेडिकल का है वो थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर उसको तकलीफ होगी कि सर ये हम कर क्या रहे और कैसे बना रहे। जैसे ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूं, देखते रहना, और इसके नीचे मैं ग्राफ बना दूंगा बच्चा आपके पास वेलोसिटी का, देखते रहना। तो ये मेरे पास नीचे वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है बच्चे, और इसके जस्ट नीचे हमारे पास किसका ग्राफ आ जाएगा बच्चे बताओ, एक्सेलरेशन का। तीन ग्राफ है, वेलोसिटी, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी के साथ साथ आपके डिस्प्लेसमेंट, और नीचे बच्चे एक्सेलरेशन। अब देखते हैं यहाँ पर मुझे टाइम पीरियड भी लेने पड़ेंगे, तो ये टाइम पीरियड है आपके पास ये वाला पहला, ये बच्चे आपके पास पहला, ये हमारे पास दूसरा टाइम आ जाएगा बच्चे हमारे पास, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरा, और ऐसे करके बच्चे आप टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल अलग अलग लोकेशन बताएंगे। फिर बच्चा हमारे पास इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये भी देख लेते हैं कि ये सारी चीजें अब आपको पता लग जाएंगी, सारी चीजें टाइम टू टाइम बच्चे मैं आपको बता दूंगा कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। और ये स्कूल लेवल पे आपको टीचर जब पूछेगा आपने तीनों ग्राफ इकट्ठे बनाने, आपने तीनों के तीनों ग्राफ यहाँ पर इकट्ठे बनाने, याद रखना बच्चे अलग अलग नहीं बनाने। अब हमारे पास देखते हैं कि ये वाई है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम टी, ये देखना यहां पर हम मीन से शुरू करते हैं, t/4 पहला एक्सट्रीम, t/2 मीन, फिर 3t/4 आपके पास दूसरा एक्सट्रीम, और बच्चे t दोबारा से मीन, इसका मतलब ये। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चे, या तो प्लस a या फिर माइनस a। इसका ग्राफ साइन का बनेगा, तो जो बच्चा नॉन मेडिकल का उसको पता है बच्चा हमारे पास साइन का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है, ये t/2 पे यहाँ पर, और ये साइन का ग्राफ ऐसे बन जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। मैंने कैसे बनाया, मैंने बनाया सिंपल साइन का ग्राफ, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास अगर आपने हिंट लेना है तो ये मीन, ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, दोबारा मीन पे जीरो, तो ग्राफ जीरो पे आ जाएगा, ये दूसरी एक्सट्रीम तो माइनस a, और ये दोबारा से मीन। आप ऐसे भी हिंट ले लीजिए, वेलोसिटी। अब जो आपकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वैल्यू प्लस ऑफ ओमेगा ए है, और ये बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ ओमेगा है। अब मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं बल्कि मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे जीरो, तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसे, ये देखो एक्सट्रीम पे जीरो, फिर बच्चे मीन पे जाकर दूसरी तरफ पे नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर बच्चे आप यहाँ पर एक्सट्रीम पे जाओगे तो जीरो, और फिर बच्चा हमारे पास ये मीन पे आकर फिर मैक्सिमम प्लस माइनस ओमेगा, ये ऐसे क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते एक्सेलरेशन, ये मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये भी मीन पे देखा जाए तो जीरो होती है, हाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव पे ये देखो ये नेगेटिव हो जाएगी। फिर बच्चे मीन पे जाकर इसकी वैल्यू जीरो, मीन पे जीरो, फिर बच्चा हमारे पास अब नेगेटिव एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और फिर दोबारा से मीन पे आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए इनटू हमारे पास क्या आ जाता है साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाती है बच्चे, वैल्यू आ जाती है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें,
और ये चीजें अब हमको बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन सा ग्राफ कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है। 3 मार्क्स का आएगा। यहां पर ये आ गया पहला पॉइंट। अब आता है दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरे पास यहां पर वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ओमेगा ए। अब मैं कॉस को देखो क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉस को लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को पता है साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो मैंने प्लस वाला ले लिया। और मेरे पास अब एक्सेलरेशन है। अब यहां पर बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरे पास इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर ए इनटू साइन ऑफ, फोकस करना बच्चे, ओमेगा टी, यहां पर ओमेगा अगर आप नेगेटिव बाहर ले जाओगे ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई। आप नेगेटिव को अगर बाहर ले जाओगे तो ऐसा लिख सकते हो। और अगर अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे यहाँ पर और डिटेल में जाना है कि आपने ये ग्राफ आपने ये बनाया कैसे, तो मैं उसको बोलता हूँ चलो आप ऐसे लिखो। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि पाई माइनस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। अब आपके पास माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो आपके पास ये चीज कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास साइन, मैं नेगेटिव साइन को बाहर लेके आ जाता हूँ, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई कर देता हूँ, इसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया तो ये बन गया। अब यहाँ पर बच्चे देखो इस ओमेगा टी और इसके बीच में कितने का फर्क है, तो हम बोलेंगे सर फर्क आपके पास पाई बाई 2 का। अब यहां पर इस ओमेगा टी और इस के ओमेगा टी माइनस पाई में कितने का फर्क है, तो पाई का। तो ये देखना बच्चे, नंबर 1 फोकस करना। हमारे पास हम यहां पर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड जो हमारे पास यहां पर वेलोसिटी है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितने के बराबर, इनके बीच का फेज डिफरेंस है मेरे पास पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये 0, ये देखो प्लस पाई बाई 2। दूसरा मेरे पास अगर टीचर बोले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितने का फेज डिफरेंस है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितने का फेज डिफरेंस है, तो मेरा जवाब कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ओमेगा टी माइनस पाई और ये ओमेगा टी, तो फर्क है ना बच्चे, इनके एंगल सेम नहीं है, ये माइनस पाई पाई का है तो आप बोलोगे पाई का आपके पास फर्क है। इसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये याद रहना चाहिए, ये हमारे पास यहाँ पर याद रहना चाहिए। और ये हमारे पास एसएचएम का वन ऑफ द क्रूशियल, बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पर बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पर तीनों इक्वेशंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, कब कौन कहा मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम है क्या नहीं है, इन पॉइंट्स को बच्चा हमको यहाँ पर क्लैरिफाई करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बल्कि ये रिवीजन होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उठे और आपने पढ़ लिया और आप जो मास्टर बन गए, आप स्मार्ट बन गए, नहीं नहीं, आप स्मार्ट नहीं बन पाओगे ऐसे। स्मार्ट का मतलब होता है रोज काम करना, स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है लास्ट दिन पढ़े और स्मार्टनेस से पेपर क्लियर कर दे, वो स्मार्टनेस नहीं, वो जान बचाना होता है। हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपके पास टिपिकल चीज आ जाती है, जिसके अंदर से टीचर हमको बोलता है, पहली चीज वो आपको बोलता है कि गिवन फाइंडिंग, आपको फाइंड करना होता है, फाइंडिंग वेदर 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 द whether the given periodic function, whether the given periodic function, क्या मेरे पास जो periodic function है, whether the given periodic function, whether the given periodic functions, whether the given periodic functions are SHM or not, ये चेक करना। आर SHM और नॉट, तो कैसे करोगे, पीरियोडिक है मुझे पता है, टाइम पीरियड निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आता है, SHM है कि नहीं है ये पता करना। जैसे टीचर मुझे एक इक्वेशन देता है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, यस ये मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका तरीका मैंने क्या बताया था, टाइम पीरियड निकालने का, तो वो तरीका बहुत सिंपल था, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है यार,
ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। कोई भी अच्छा बच्चा देखते ही आंसर निकाल सकता है। वो बोलता है कि टी के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ओमेगा, तो बोल देगा टाइम पीरियड है 2π/3 ओमेगा, काम खत्म। और फिर टीचर बोलता है कि आप चेक करो कि क्या ये एसएचएम है कि नहीं है। तो अब देखो उसका तरीका, उसका स्टेप नंबर 1 फर्स्ट डिफरेंशिएशन। उसका स्टेप नंबर 1 है बच्चा हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy/dt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी, और क्योंकि अंदर जो एंगल है वो भी टाइम का फंक्शन है, साइन तो हुआ ही हुआ, अंदर वाला भी बच्चे टाइम का फंक्शन है, तो 3 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दिया तो 3 ओमेगा, ये काम खत्म। और सेकेंड वन जो आपके पास ये जो आपकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन आई है, इसको दोबारा से फिर डिफरेंशिएट कर दो, d²y/dt²। तो 3 ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय फिर 3 ओमेगा, और ये आपके पास डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ रही है, हमारी ये डबल डिफरेंशिएशन आ रही है -9 ओमेगा स्क्वायर, और बच्चे आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपका y भी किसके बराबर है, आपका y भी किसके बराबर है, साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। तो हमारे पास आपके y की वैल्यू भी किसके बराबर है, साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। तो ये रिपीट हो गया, तो मैं इसको अब लिख सकता हूं d²y/dt² इज इक्वल टू -9 ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। यस, ये मेरे पास एसएचएम है, यस ये मेरे पास एसएचएम है। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे एसएचएम को देख रहे थे तो यही तो बार बार बात कह रहे थे कि कोई भी चीज आपके पास एसएचएम कब बनती है, जब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होती है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर भी मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है, जरा ध्यान से देखो, वो डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। ये पीरियोडिक होने के साथ साथ एसएचएम है, बड़ा आराम से पता लगेगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है, कैसा भी रिजल्ट आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, 2 बार डिफरेंशिएशन करो। अगर फाइनल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट एक्सेलरेशन देता है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया उसकी पावर 1 के, तो एसएचएम है, अदरवाइज बच्चे एसएचएम नहीं होगा। होप सो आपको ये बात पता लग रही है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहां पर अब क्या चीज आ जाती है, नाउ वी टॉक अबाउट दी आपके पास एनर्जी एसोसिएटेड इन दी एसएचएम, द एनर्जी associated with SHM, the energy associated with the SHM। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ हम एनर्जी को एसोसिएट करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहला काम है बच्चा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एसएचएम। इसमें भी सबसे पहली चीज है बच्चे काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ आपके पास ओमेगा टी, और इसका बच्चा हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारे पास है। तो इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम का फंक्शन है, ये हमारे पास एज फंक्शन ऑफ द टाइम, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करती रहती है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +-1 होती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास मैक्सिमम है वो मेरे पास आ जाएगी हाफ मास ऑफ द पार्टिकल ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +-1 हो जाती है। और ये बच्चे हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कॉस की सबसे छोटी वैल्यू 0 मानी जाएगी, तो हमारे पास ये 0, काइनेटिक एनर्जी कहीं खत्म भी हो जाती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, वो अपने आप को चेंज करती है, हाँ बिल्कुल चेंज करती रहती है। तो ये अगर हमको चेंज करती है तो अब इसमें से भी
एक और पॉइंट आ जाता है नंबर 1। अब कोई टीचर आपको बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू के, तो कॉस की एवरेज वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और मुझे अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मुझे कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है। कॉस के एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू हाफ, तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको तो याद ही कर दो, एवरेज वैल्यू। ये पहला पॉइंट है आपके पास कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। सर ये रिपीट कर दो। बोलो बच्चे क्या पूछना है, बोलो। मेडिकल है पहले बताओ, Maximum नॉन पहले। मेडिकल है? आपके पास मेडिकल है नॉन मेडिकल है? सर नॉन मेडिकल। जब तुम कॉस का ग्राफ बनाते हो, कॉस नॉट कॉस स्क्वायर, कॉस का ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ ऐसा बनता है लड़की, हाँ या ना? यस ऐसे ही बनता है ना, मतलब कि एक मिनट, ये मैंने बहुत ज्यादा आगे लेके चल गया। एक साइकिल के लिए यानी कि 2 पाई तक के लिए अगर मैं एक साइकिल के लिए बनाता हूँ, यानी कि 0 से 360 डिग्री के लिए बनाता हूँ, तो इसकी वैल्यूज ऐसे होती है कॉस का ग्राफ। ये हमारे पास कॉस का वैल्यू +1, ये 0 और ये बच्चे -1, हाँ या ना? ऐसा कॉस का ग्राफ होता है। ये +1 से कहां तक होता है, -1 तक। ठीक है लड़की, ठीक है ग्राफ। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब एक बात बता सिमरत, अगर मैं इसकी सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव वैल्यू को ऐड करूं तो नेट वैल्यू क्या आती है? अगर मैं कॉस की जितनी पॉजिटिव वैल्यूज लेता है +1 से 0 और 0 से लेके -1 तक जितनी कॉस की वैल्यू आती हैं, अगर मैं उनको आपस में ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सोच के बता क्या मिलेगा? सर 0। इसका मतलब लड़की बहुत सही चीज तूने बोली, अगर मैं कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू लेता हूं तो ये तो 0 आती है, और सही भी है। लेकिन कॉस स्क्वायर के अंदर पंगा पड़ जाता है। अब बता कॉस स्क्वायर के अंदर कैसे पंगा पड़ जाएगा, जरा बता क्यों कॉस स्क्वायर के अंदर? जब तू कॉस स्क्वायर लेगी तो पंगा क्या पड़ेगा, जरा बता। अब मेरे पास कॉस स्क्वायर का तू ग्राफ बना रही है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हाँ या ना? तो अब जब तू इसका ग्राफ बनाएगी ऐसे इसी चीज को, तो तेरे पास जो अब नेगेटिव वैल्यू है वो भी तेरे पास क्या हो जाएगी लड़की, पॉजिटिव हो जाएगी। अब तू कॉस स्क्वायर की जब एवरेज वैल्यू निकालने जाएगी तो बोलेगी सर मुझे तो यहाँ पर 1 से 0 और 0 से 1 नहीं मिला बच्चे, हाँ या ना? तो ये बोलेगी कि मुझे तो इतना मिला, और इसी वजह से इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ आ जाती है। बच्चा फिर अटकता है, सर हाफ क्यों, क्यों हाफ बोल रहे हो? इसके लिए मुझे तुझे सिर्फ इतना बताना है कि +2 में जब तुम्हारे मैथ्स वाले सर तुम्हें इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपको प्रॉपर पता लगेगा। अभी के लिए याद कर ले बच्चे कि कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, क्योंकि वही अपने आप को चेंज कर रही है, उसी से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। कॉस अपने आप को चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। मैंने तेरे को 90% चीज बता दी है, 10% इंटीग्रेशन है जो कि बच्चे हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। जब आप +2 में करोगे टीचर आपको बता देगा और ये हो जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, हो जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे? ठीक, अब आगे चल। मुझे पता है बच्चे थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कोई ऐसी कसर ही नहीं छोड़ रहा हूँ बच्चे कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप बोलो कि सर ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। बिल्कुल होगा क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास एक तो ये चीज आ गई, अब एक और चीज है, अब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो अब मेरे पास आ गया 1b, फोकस करते रहना, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते रहना, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी जो है ये सब कांस्टेंट मान लो, तो ये आपके पास चेंज हो रही है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, यानी कि अगर मैं कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड निकाल दूं तो उससे काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी निकलेगी। पर इसका फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है? ये सी कॉस स्क्वायर को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos of 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना सिमरत? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर। अब मैंने टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या बताया, क्या तरीका बताया? जो टी के साथ वाली टर्म होती है
उसको आपने 2 पाई के नीचे ले जाना। तो इसका टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड किसका है बच्चे आपके पास, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी लड़की कितने के बराबर आ जाएगी, बता शाबाश। ये तू बोलेगी सर इसके आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा अपॉन पाई, क्लियर। तो बोल देगी सर मेरे पास आ गया। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। कहानी ये बच्चे, आपकी डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। आप बोलते हो सर उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब मेरी बात को समझ पा रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओमेगा अपॉन पाई है और डिस्प्लेसमेंट की ओमेगा अपॉन 2 पाई है। कोई रिलेशन बन रहा है इनके बीच में, बता शाबाश, बन रहा है बिल्कुल। अगर तू डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देगी तो तेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस तेरे को अगर ये भी याद है सिमरत, अगर तेरे को ये भी याद है संध्या साहिल, बेटा आप दुनिया में आग लगा दोगे। मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है कि क्या होता है। वो बच्चे, कई बच्चे तेरे को ऐसे मिलोगे रटा हुआ है उन्होंने ये सारी चीजें, तुम तो फिर भी दिमाग लगा रहे हो कैसे आ रहा है। उनको तो ये भी नहीं पता कि अच्छा ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रटा हुआ उन्होंने। और तुमको तो बिल्कुल तरीका बताया कैसे फ्रीक्वेंसी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट के डबल होती है। एचसी वर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करवा दिया। लेकिन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बच्चे डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर सकती है। बच्चा बोलता है कैसे, मैं बोलता हूँ देख जरा, हमारे पास अब आ गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बच्चे, मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी तो हो सकता है लाले। देख कैसे, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, काम खत्म। और यहाँ से मुझे एक चीज पता लग रही है, और यहां से मुझे जो बात पता लग रही है वो ये कि काइनेटिक, अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, ये मेरे पास मैक्सिमम, यानी कि मीन पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये मीन पोजीशन पे। और अगर y की वैल्यू मैं प्लस माइनस a ले लेता हूं यहां पर, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सट्रीम के ऊपर मेरी काइनेटिक एनर्जी 0, यानी मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0, मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, यही तो आएगा, वो पोजीशन बता दो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हाफ हो जाए, डबल हो जाए। तो मतलब कि ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीधी आपने वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाना, वैल्यू डालो आंसर, वैल्यू डालो आंसर आ जाता है। कोई ज्यादा आपको इसके अंदर से दिक्कत ही नहीं आई। और मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पर ऊपर करवा चुका हूँ, फॉर्मूले भूलने नहीं चाहिए। फॉर्मूले भूले तो भैया गे काम से, फिर तो भैया हमको कौन बचा पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, फोकस करें। यहाँ पर अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम। मैं यहाँ पर एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम, फोकस करते हैं। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, नाउ इन द एसएचएम, इन द एसएचएम द वर्क इज डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। द वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो। द वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे हमारे पास इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो हमारे पास आ जाएगा फोर्स, और ये मेरे पास मीन पोजीशन है, ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेरे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू प्लस a है, और ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a।
और हमारे पास यहाँ पर आप इसको आगे लेके जाते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके पीछे लेके लगती है। अगर यहां से मैं इसको थोड़ा सा भी आगे लेके जाऊं तो dy मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लग रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास 180 है। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लगती है, मैं उसको एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूं, तभी तो बॉडी रुक के वापस आएगी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है? माइनस ऑफ के इंटू वाई इंटू डी वाई कॉस 180 माइनस ऑफ 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो हाफ इंटू के इंटू वाई का स्क्वायर आल्सो। और एक और चीज है, एम अपॉन, आपके पास देखिए आपके पास एम अपॉन के या सिंपल के अपॉन एम आपके पास किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमारे पास डिस्कस्ड है और ये सिस्टम की प्रॉपर्टी, और ओमेगा वही टाइम पीरियड आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम अगर मैं आपको बताऊं तो किसके बराबर है? हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई ये। और y किसके बराबर होता है? a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसका एक और फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किसके बराबर है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो इससे मुझे पहली चीज क्या पता लगती है? इसकी एवरेज वैल्यू। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी किसके बराबर होती है? 1/2। तो ये मेरे पास 1/4 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सेम चीज। इसकी भी फ्रीक्वेंसी, जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, ये डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की। सेम चीज है, सारी सेम चीज है, बस फर्क किस चीज का है? ध्यान से समझना। फर्क अब किस चीज का? फर्क इस चीज का है बच्चे, अगर मैं मीन पोजीशन पे हूं तो अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अब अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एक्सट्रीम पे, हाफ इंटू एम इंटू ए का स्क्वायर। तो ये बातें समझ में आने लायक है, ये बातें समझ में आने लायक और बहुत ढंग से समझ में आ रही है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल 0 है, और जहां पोटेंशियल मैक्सिमम है वहां काइनेटिक 0 है। लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों को देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है? बिल्कुल सेम। यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, और हमारे पास दूसरी तरफ आपके पास क्या बच्चे? आपके पास यहाँ पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमको बातें समझ में आ रही है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम, ये एट एनी टाइम, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्टेंस। फॉर्मूले अलग अलग हैं और बच्चे मैक्सिमम वैल्यू सेम है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू इकट्ठे सेम नहीं आती है, ये आपके पास अलग अलग बच्चे हमारे पास आती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास एनर्जी है, और ये मेरे पास यहाँ पर पोजीशन है, और ये मेरे पास है इसकी मीन पोजीशन, ये मेरे पास है पहली एक्सट्रीम, और ये मेरे पास है आपके पास दूसरी एक्सट्रीम। और हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीजें आ जाती है? फोकस करना। ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये ऐसे आ गई। ये अब मेरे पास मीन पे क्या चीज 0 होती है? तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। नेक्स्ट वन, और मेरे पास यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आपके लिए क्या आ जाती है बच्चे? ये एक्सट्रीम पे बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास 0, एक्सट्रीम पे 0 है, और बच्चा हमारे पास मीन पे मैक्सिमम। तो मेरे पास दो अलग अलग ग्राफ है,
ये वाली लाइन आपके पास एनर्जी की है बच्चे, आपके पास ये वाली जो लाइन है बच्चे हमारे पास, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है, और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की लाइन है। ये ग्राफ अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम यहीं से बच्चे पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत फॉर्मूले हैं जो कि आपको नोट करके मुझे कल तक बताना